सरकारों और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप निर्धारित करने या प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी मानने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के विषय में मूडा स्कैम मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस प्रकार से उनके परिवार ने जमीन का दुरुपयोग करके और सरकारी अथॉरिटी का दुरुपयोग करते हुए भारी संपत्ति बनाई, उस विषय में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जिसमें मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट एंड प्राइम एक्यूज इन दिस। और महत्वपूर्ण बात यह है, यह कोई सेंट्रल एजेंसी ने जांच नहीं की है, किसी ने अपनी तरफ से जाके अर्जी नहीं दी है, यह कर्नाटक के लोकायुक्त कोर्ट में यह निर्णय आया है। यानी जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी, यह केस इसलिए बिल्कुल भिन्न है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है और कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है, बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। और इसमें तो दूर दूर तक केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। ये तो आपके अंदर के जो स्वयं के किए हुए कृत्य हैं, कारगुजारियां हैं, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आई हैं। संयोग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कर्नाटक से आते हैं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सिद्धारमैया जी अभी कुछ दिन पहले अपने हाईकमान और हाईकमान के कुछ नेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने और बचाए रखने में उनकी भूमिका रही है। यानी अब वो हर एक प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्थित रूप से जांच न होने पाए अथवा किसी बड़ी जांच एजेंसी को न जाने पाए। इसलिए हमारा बहुत सीधा सवाल है कि भारत के इतिहास के उन चंद दुर्लभ केसेस में से एक है जब किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एक्यूज बनाया गया हो। It is one of the rarest case, a few rare cases of Indian history in which the sitting chief minister of a state has been made first accused or accused number 1. तो अब राजनीति में नई सोच लाने के 99 के उबाल से लबरेज हो रहे राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आरोपी नंबर 1 के साथ आप खड़े हैं या नहीं। यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चेहरे को बहुत साफ कर रहा है। और आप एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी मात्र आपने कुछ दिन पहले हरियाणा के इनके एक विधानसभा प्रत्याशी का वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वो एलानिया कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे और उसके बाद फिर रिश्तेदारों के बारे में उनका घर भरेंगे। और जो आज मूडा स्कैम पे ये इंडिकेशन आया है कोर्ट की तरफ से, लोकायुक्त की तरफ से, तो वो दिख रहा है कि जो हरियाणा में आपका विधायक का प्रत्याशी कह रहा है वही कर्नाटक में आपका मुख्यमंत्री कर रहा है कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। और इवन ये भी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि 1998 से 1998 से लेकर आज तक अनेक मौकों पे वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट प्रतीत होता है। तो अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि जो
फितरत आपने शुरू की थी, यानी आपकी सरकार के समय में प्रथम परिवार के ऊपर ही आरोप था कि भाई उनको लगता था हमारे रिश्तेदारों के बारे में हो रहा है, उनके दामाद जी के बारे में हो रहा है, तो अब तो सबको लगने लगा अपने अपने दामाद के बारे में करो, भाई भतीजों के बारे में करो। तो ये सिर्फ एक संवैधानिक और न्यायिक विषय नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यू। ये कांग्रेस की एक प्रवृत्ति का प्रतीक है कि सत्ता में आते ही वो भ्रष्टाचार करने और कुछ थोड़ी सहूलियतें, यानी कुछ हजार रुपए की सहूलियतें जनता को लॉलीपॉप के रूप में दिखाकर करोड़ों और सैकड़ों करोड़ों रुपए किस प्रकार से अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के जेब में भरने का प्रयास करते हैं। तो ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का एक स्पष्ट प्रमाण उन्हीं की सरकार के लोकायुक्त के द्वारा उभरकर सामने आया है। इस पे हमें कांग्रेस से जवाब चाहिए। दूसरा विषय भी, कोलकाता के हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने ये जजमेंट दिया है, एक बहुत ही दुर्दांत और दुस्साहसी घटना। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार में एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि पुलिस उनकी बंधक बन गई है, लगता है वहां की सरकार उनकी बंधक बन गई है। आप संदेश खाली का विषय देख चुके हैं, आरजी कर कॉलेज का विषय आप लोग अभी देखे कि किस प्रकार से वहां की सरकार ने किस निर्लज्जता के साथ उनका बचाव करने का प्रयास किया। और यह विषय जो आया है कि एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ 14-15 जुलाई को बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे दबाने का प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुनः यह मैं बात कह रहा हूं, एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ शिकायत होने के बावजूद पुलिस का जो रवैया रहा, पश्चिम बंगाल पुलिस का, उसके बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बहुत सख्त और बहुत गंभीर सवाल उठाए। पहला उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार के विषय में जो जांच अधिकारी था वो कोई महिला अधिकारी क्यों नहीं थी, पुरुष अधिकारी के द्वारा जांच क्यों करवाई गई। दूसरा, जिस थाने में और जिस समय में घटना का आरोप है उसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उससे गंभीर बात यह है कि घटना 14-15 जुलाई की है और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन 20 अगस्त को करवाया गया, 35 दिन बाद घटना के। इसलिए कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि यह सबूतों को डाइल्यूट करने और नष्ट करने का एक स्पष्ट प्रयास दिखाई पड़ता है। और इसके साथ साथ केस को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया और इस विषय पे तल्ख टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और डिप्टी कमिश्नर स्तर की किसी महिला अधिकारी के द्वारा इस विषय की जांच कराई जानी चाहिए। यह दर्शाता है कि आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो गया है। यह तो एक पक्ष है, सिर्फ अपराधियों का आतंक नहीं है, यहां पे अपराध और पुलिस, अपराध और सरकार के बीच में एक दुरभिसंधि दिखाई पड़ रही है। A very heinous nexus appears presumably between the government officials, the police and the criminals. इसलिए यह विषय इतना गंभीर है कि यदि सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसा होने पर पश्चिम बंगाल की सरकार कर सकती है, तो याद करिए जो बिहार का एक चंपा विश्वास कांड हुआ था, उसके बाद शायद ये भारत के इतिहास का सबसे दुर्दांत कांड है। और इस विषय पे असंवेदनशीलता इन घटनाओं पर पश्चिम बंगाल की सरकार की कितनी है, ये इससे पता चलता है कि हाल ही में एक घटना प्रकाश में आई। आपको ध्यान हो कि टीएमसी की जो यूथ विंग है, तृणमूल छात्र परिषद, उनके 2 पदाधिकारियों ने आरजीकर की घटना के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें एक प्रकार से
जो पीड़ित लड़की थी उसी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई। यानी एक प्रकार से पीड़ित को ही गलत ठहराने का प्रयास, या यूं कहें कि जो आरोपी थे उनको जस्टिफाइड करने का प्रयास किया गया और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया गया। ये ठीक है कि बाद में पुरजोर विरोध के चलते हुए उन्हें हटाना पड़ा। शॉर्ट फिल्म भले ही हट गई हो, पर जो उनका लॉन्ग लास्टिंग माइंडसेट है, यानी जो उनकी गहरी मानसिकता है, उसकी गहरी छाप पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता पर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई। अतः ये इन दो राज्यों में, और मैं पुनः ये कह देना चाहता हूं, अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई थी जिसमें उन दो छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव जी, जिनको अपराधियों में जाति दिख जाती है, परीक्षार्थी में जाति नहीं दिखी, एकदम चुप्पी साध गए। तो यह भी दर्शाता है कि इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों की सहज प्रवृत्ति भ्रष्टाचार और अपराध को ही संरक्षण देने, भ्रष्टाचारी अपराधियों का समर्थन देने, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बचाव करने के लिए ही है। देखिए, इसमें दो विषय हैं। पहली बात, जो आज का यह विषय है, लोकायुक्त के द्वारा किया गया है। दूसरा विषय, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे के ऊपर जब सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है, तो मुझे लगता है कि यदि कोई उसके बाद यह विषय कहना चाहे तो यह अपने आप में हास्यास्पद ही नहीं, यह दर्शाता है कि ये लोग संविधान के प्रति कितनी अवमानना रखते हैं। यानी संविधान इनके दौरे हुकूमत में खतरे में होता है। पवन, देखिए, जो हेमंत सोरेन जी ने कहा, कभी कभी आप चाहें या ना चाहें, हकीकत जुबान पे आ ही जाती है। अब अगर उन्होंने ये कहा है झारखंड के संदर्भ में, अर्थात उनका कहना है झारखंड से कहीं ज्यादा पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, तो ये तो इकबालिया बयान हो गया। किसका? इंडी गठबंधन के एक चीफ मिनिस्टर का। तो जवाब तो ममता जी को देना चाहिए, जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, जो कहते हैं कि डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन का एक बयान, मुझे लगता है राहुल गांधी और ममता बनर्जी जी के लिए एक आईना कहा जाए या एक बहुत जोरदार झटका कहा जाए, परंतु ये एक सत्य को अनायास उजागर करना, या कभी कभी जिसे कहते हैं कि आप किसी भी सच को कितना छुपाने की कोशिश करें, वो चेहरे से जाहिर हो जाता है। जो कहते थे ना, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो असली चेहरा उभर के आया हेमंत सोरेन के बयान से, और नकली चेहरा उजागर हो गया। राहुल गांधी जी के विषय में, ओह, उनका तो खैर वो एक चिरपरिचित अंदाज है। बहुत दुख और गंभीरता की बात है कि वो राहुल गांधी जी, जिन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, धार्मिक विषयों के ऊपर अनेक प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को या तो दिखता नहीं, वो कहते हैं आपको कोई श्रमिक नजर नहीं आया। अरे, श्रमिकों पर पुष्प वर्षा की गई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमिकों का सम्मान किया गया, और जैसा सम्मान हुआ ऐसा आपको, और ऐसा ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय भी हुआ था। मैं चुनौती से कहता हूं पूरे राहुल गांधी जी के सरकार के शासनकाल में कभी ऐसा हुआ हो। और दूसरा, मैं भी कहना चाह रहे, आप तो उसको, उस ताजमहल को प्रतीक बनाते थे जिसके बारे में कहानी है कि जिन हजारों श्रमिकों ने बनाए उनके हाथ कटवा दिए गए थे। वो भारत की महानता का प्रतीक था। और वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहां उन श्रमिकों में पुष्प वर्षा हुई, वो समस्या का प्रतीक नजर आता है। अब मैं उस बिंदु पे कहता हूं, जो इन्होंने नाच गाने की बात कही, यह कांग्रेस पार्टी का श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में पहला अपमान नहीं है, तीसरा अपमान है। पहला अपमान यह कि आपको निमंत्रण दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने जमीन आसमान एक कर दिया था कि मंदिर न बनने पाए, मगर उसके बाद आप नहीं आए। अपमान नंबर 1। अपमान नंबर 2, नहीं आना था, नहीं आते। आपको कोई शादी में बुलाता है,
आप शादी में जाइए, नहीं जाइए, समारोह में जाइए। आप ये तो नहीं लिख के चिट्ठी नहीं भेजते कि मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा। आपने लिखित भेजा कि मैं राम मंदिर के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं जाएगा। बयान दिया आपने। और यह तीसरा अपमान श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के 500 वर्ष के बाद के इस दिव्य समारोह में इस ढंग की आपत्तिजनक, भर्त्सना योग्य और निंदनीय ढंग से नाच गाना जैसा शब्द का प्रयोग करना। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि के तो आपने 3 अपमान किए और आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पे जाकर सजदा कर चुकी हैं। 1959 जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान विजिट में बाबर की कब्र पे गए। 1968 इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे जाके सजदा की। 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बाबर की कब्र पे गए। और इतना ही नहीं, कब्र पे जाके कहा क्या है? इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब 68 में इंदिरा गांधी गई तो उनसे चंद फीट की दूरी पे खड़े थे और वो ऐसा मंजर था, ऐसे लग रहा था कि सदियां सिमट कर कुछ पल में सामने आ गई हैं। और बाबर की कब्र पे जाकर सम्मान व्यक्त करना एक अपने आप में अद्भुत अनुभव है। और अगर वो इंदिरा गांधी जी के साथ हो तो उससे तो बड़ा अनुभव नहीं हो सकता। मेरे भाई, जिनकी 3 पीढ़ियों ने जाकर बाबर की कब्र पे सजदा किया है, वो आकर 3 प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी असली फितरत और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत की साफ बानगी है। देखिए, इस विषय पे चूंकि अब संयुक्त संसदीय समिति कार्रवाई कर रही है तो हमें उसकी रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद इस पे खुले तौर पर बहस होगी संसद में और पूरे स्पष्ट रूप से जो व्यवस्थित ढंग से संसद का निर्णय होगा वो होगा। जो हमें पूर्ण मानना है कि यह विषय भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए, विद एन इंटेंशन कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए, पक्षपात किसी के साथ। लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, मनोज जी फिर प्रसाद जी। मनोज नहीं, अगर उस ढंग से बात कहें तो फिर तो सब चेयरमैन एयरमैन सब हो जाते हैं का, फिर उसकी डेफिनेशन में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो उन्होंने कहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, वही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा है, वो तो मैनिफेस्टो में है। तो एक बार फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा, सीमा पार से एक दोनों का सुर बने हमारा, एक इधर से सुर उधर से ताल, यानी बहुत साफ हो जाता है। इससे पहले पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल चुके, इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी बोल चुके, पाकिस्तान के डोजियर में राहुल गांधी जी का नाम आ चुका। इससे पहले अगर आप देखें तो वहां के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल चुके सिद्धू के साथ सभा में कि ये लोग जब तक रहेंगे नहीं होगा, आप आएंगे तो ठीक होगा। मगर फिर भी पाकिस्तान का विषय आया है तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, आज 28 सितंबर है। आज ही के दिन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और यही लोग थे जो वहां भी पाकिस्तान की भाषा बोले थे। सर्जिकल स्ट्राइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार ने नहीं की थी, रक्षा मंत्री ने नहीं की थी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने की थी और इन्होंने सबूत मांगे थे। और पाकिस्तान भी ये कह रहा था। बाद में पाकिस्तान ने तो मान लिया कि उनके साथ बहुत कुछ खौफनाक हुआ था। बालाकोट के संदर्भ में इमरान खान का बतौर प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में दिया गया बयान है कि जो कुछ बालाकोट में इन्होंने किया था उससे ज्यादा कुछ खौफनाक करने के फिराक में है। मगर अब तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि 2016 से 2024 तक जो पाकिस्तान बोलता है उसकी प्रतिध्वनि इंडी गठबंधन के या कांग्रेस के बयानों में दिखती है और जो ये बोलते हैं उसकी गूंज उधर से सुनाई पड़ती है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यायालय कह रहा है और एक नहीं अनेक अवसरों पर कह चुका है। और निश्चित रूप से जिस ढंग की परिस्थितियां बन रही हैं तो हमारी तो स्टेट यूनिट ने तो बात कही है कि इस समय ममता बनर्जी जी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसमें पश्चिम बंगाल की जनता जो पीड़ा का अनुभव कर रही है, मुझे लगता है कि उन्हें स्वयं इसका नैतिक दायित्व लेना चाहिए, परंतु इसकी संभावना बहुत कम लगती है। परंतु इस विषय पर जो भी संवैधानिक दृष्टि से युक्ति संगत विचार होगा वो राज्यपाल के अधिकार में।